जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने 29 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज 3-4 न्यूज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक न्यूज आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव या फिर नॉलेज पर्सपेक्टिव मैं कह लूं, उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज थी मार्चिंग टूवर्ड्स द आत्मनिर्भरता, इंडिया डिफेंस रिवोल्यूशन। अभी आज पीआईबी पे न्यूज आई थी जिसमें कुछ फैक्ट्स हमारे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अलावा पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बताया है कि क्या क्या इंडिया ने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए। तो आप देखते हैं कि कल ये स्पेन वाली फोटो है, ठीक है, जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर वडोदरा में विजिट करके गए हैं, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल टाइज, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट सर्ज। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। अब इसमें ये 3 कंट्रीज आपसे पूछी जा सकती हैं। नंबर 1 यूएसए। टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी रही हैं 2023 और 2024 में? तो नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे फ्रांस है, नंबर 3 पे अर्मेनिया है, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। नंबर 2, क्या क्या चीजें हम बताया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए हैं कि डिफेंस रेवोल्यूशन आत्मनिर्भरता के लिए। नंबर 1 तो है कि जो एफडीआई पॉलिसी है उसको लिबरलाइज्ड करा है, ठीक है। अब एफडीआई और एफआईआई, ठीक है, ये आप इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर 10% से कम होगा तो एफआईआई, एंड 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हम देखते हैं उसको एफडीआई कहते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो एफडीआई की लिमिट है डिफेंस सेक्टर में 2020 में, उसको 74% कर दिया गया थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट से उसको 74% कर दिया गया। फॉर अ कंपनी सीकिंग न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जो कंपनीज न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहती थी, यहां पे कर रही थी, उनको 74% यहां पर क्या कर दिया गया, एफडीआई कर दिया गया। उसके अलावा 100% गवर्नमेंट के रूट को कर दिया गया फॉर दोज लाइकली टू रिजल्ट इन द एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। वो कंपनीज जो एक्सेस चाह रही थी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे, गवर्नमेंट रूट से 100% कर दिया, एंड दूसरे में 74। अब इस तरह की जो न्यूज है, ठीक है, इसको जनरली आप अगर पढ़ेंगे जब पीआईबी पे तो आप स्किप कर सकते हैं। ये आपसे 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं आपके सीएपीएफ में या सीडीएस में, वहां पर ही आपको तंग कर सकते हैं। अब एज ऑफ फरवरी 9, 2024, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ वर्थ ऑफ एफडीआई हैज बीन रिपोर्टेड बाय द कंपनीज जो डिफेंस सेक्टर में है, ठीक है। तो इस पूरी न्यूज में से नंबर 1 ये दोनों चीजें कैच करनी है, 74 और 100, ये डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है। सेकंड, आईडेक्स स्कीम लॉन्च, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसको लॉन्च किया गया किस लिए? स्टार्टअप्स के लिए और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एमएसएमई एंटरप्राइजेस के लिए, डिफेंस इनोवेशन के लिए। तो आईडेक्स स्कीम लॉन्च स्टार्टअप्स के लिए। थर्ड, आपके पास इंडियनाइजेशन पोर्टल, ठीक है। अब आपको पता है आत्मनिर्भरता की तरफ हम जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंट जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं थ्रू द ज्वाइंट एक्शन सृजन, ठीक है। तो ये पोर्टल डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि सृजन पोर्टल इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिकॉज यहां पर ये फैसिलिटेट कर रहा है इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द एमएसएमई। तो सृजन पोर्टल आपको पता हो, यहां पर इंडिजिनियस फैक्टर के लिए आईडेक्स स्कीम लॉन्च की है जो कि स्टार्टअप्स के लिए है। अब उसके बाद नंबर 4, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। दो आपके पास डिफेंस के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, कहां पर? एक है आपके पास उत्तर प्रदेश में, एंड सेकंड आपके पास है तमिलनाडु में, सो दैट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट किया जा सके। जो इंडिया की जर्नी है टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता डिफेंस में, वो कहीं ना कहीं हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट दिखा रही है कि हम कहीं ना कहीं पहले इंपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट से अब हम सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आईडेक्स स्कीम, सृजन पोर्टल, ये आपको पता हो। नेक्स्ट न्यूज, अब ये न्यूज में आपको कह रहा था कि ये इससे आपको एग्जाम में शायद कम क्वेश्चन पूछे जा सके, बट ये आपकी एक जो नॉलेज बेस है उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये डीडी न्यूज थी पे आया था आज ये न्यूज कि ताइवान इंडिपेंडेंस क्या है, एंड व्हाट इज ताइवान ऑलरेडी इंडिपेंडेंट। अब इसमें से जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता जाऊंगा, उसके अलावा ये आपकी नॉलेज बेस जो आपको इंटरव्यू या फिर कहीं तो एसएसबी में आपके काम आ सकता है ये, ठीक है। अब बात करें इसका पहले नाम क्या है, ये आपको एफ कैट में पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। फॉर्मोसा,
formerly known as Formosa. The island has been home to the indigenous people for thousands of years before the Dutch and Spanish ruled part of it in 1600. भाई डच और स्पेनिश के रूल से पहले यहाँ पर ये इंडिजिनियस पीपल का होम था, ठीक है, फॉर्मली जिसको कहा जाता था फॉर्मोसा। उसके बाद हम सेकंड जाते हैं, इसमें जो क्विंग डायनेस्टी थी यहाँ पे उसने इनकॉर्पोरेट किया ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ फुजियान प्रोविंस 1684 में एंड उसको डिक्लेयर कर दिया एज अ सेपरेट चाइनीज प्रोविंस इन 1885, ठीक है। इस तरह के फैक्ट्स थोड़े से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आपको चीजें पता होनी चाहिए। कल को आप न्यूज़पेपर पढ़ें कि यस क्या ये चल रहा है, क्या इसकी हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल अभी ईरान और इजराइल वाला इशू चल रहा है, तो आपको उसको इन और आउट पता हो कि किस लिए वो वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, क्या रीजंस हैं, क्या रिपरकशंस होंगे, इंडिया के ऊपर क्या रिपरकशंस होंगे, उस तरह से आपको न्यूज को पढ़ना है। अब जब क्विंग डायनेस्टी यहाँ पे क्विंग्स की डिफीट होती है, यहाँ पे फॉलोइंग द क्विंग डिफीट्स इन अ वॉर विद जापान, ये फाइनली जापान की कॉलोनी बन जाती है 1895 में। उसके बाद 1945 में इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना को हैंड ओवर कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद 1949 में माओ जेडोंग जो कि कम्युनिस्ट फोर्सेस थी यहाँ पे, आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय माओ जेडोंग कम्युनिस्ट फोर्सेस, डिफीटेड रिपब्लिक ऑफ चाइना, fled to Taiwan and Republic of China remained the island's formal name। उसका यहाँ पर फॉर्मल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पे जो था उसका फॉर्मल नेम वही रहा। उसके बाद माओ जेडोंग ने यहाँ पर set up the People's Republic of China and claimed it was only legitimate Chinese government for the whole country, including the Taiwan, as the successor state to the Republic of China, ठीक है। Now, for the decades, the Republic of China in Taipei also claimed to be the legitimate Chinese government। बहुत टाइम तक यहाँ पे decades तक Republic of China ने claim किया कि उनका ये legitimate Chinese government है। But 1971 में it was expelled from the United Nations in favor of Beijing government। Currently 12 ऐसी countries हैं जिनके formal ties हैं ताइपाई के साथ। ताइपाई जो कि वहाँ की capital है, ठीक है। मोस्टली स्मॉल और पुअर डेवलपिंग नेशंस हैं, बेलीज, तुवालू, इन सब के। जितनी भी मेजर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस हैं, वो अनऑफिशियल टाइज रखते हैं ताइवान के साथ बाय रिकॉग्नाइजिंग द रिपब्लिक ऑफ चाइना पासपोर्ट। वो चाइना के पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड डी फैक्टो रियलिटी में जो एम्बेसीज हैं एक दूसरे की कैपिटल्स में यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। अब चाइना चाहता है जैसे हांगकांग का सिस्टम है 1 कंट्री 2 सिस्टम, ठीक है, उसी तरीके से हांगकांग के सिस्टम की तरह ही ताइवान को उन्होंने ऑफर किया था। दो नो मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन ताइवान सपोर्ट, ताइवान में किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था। हांगकांग में भी आपने देखा था कि अम्ब्रेला रेवोल्यूशन चली थी कुछ टाइम पहले, ठीक है, तो वहां पर सिस्टम चल रहा है उनका 1 कंट्री 2 सिस्टम का। ताइवान whose people elect their own leaders, ताइवान अपने खुद के लीडर्स करता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर है, ठीक है, खुद के मिलिट्री एंड पासपोर्ट, डिफेक्टो इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं। इवन उसको बहुत सारी कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, बट यहाँ पर वो अपने आप को डिफेक्टो एंजॉय यहाँ पे करते हैं। ताइवान की गवर्नमेंट का कहना है द रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ सोवरेन स्टेट एंड बीजिंग हैज नो राइट टू स्पीक और रिप्रेजेंटेड गिवन द चाइना हैज नो से। उनका मानना है कि चाइना एक सोवरेन स्टेट है, बट उनका यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, ना उनके पास राइट है इनके मामले में बोलने का। Could Taipei declare a republic of Taiwan? It would be very difficult। अगर उनको ये डिक्लेयर करना है तो उनको यहाँ पर पार्लियामेंट जो है सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएगी, उसके बाद रेफरेंडम लेकर आएगी, रेदर देन अ सिंपल डिक्लेरेशन। एक सिंपल डिक्लेरेशन के थ्रू नहीं हो सकता, इसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आना है। 75% जो लॉ मेकर्स हैं यहाँ पे वुड नीड टू पास द अमेंडमेंट एंड द रूलिंग, जो अभी रूलिंग पार्टी है वहां पे डीपीपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और जो ऑपोजिशन पार्टी है केएमटी यहाँ पे उनकी ऑलमोस्ट इक्वल सीट्स हैं। डीपीपी जो कि पावर में है 2016 से, उन्हें कोई भी अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया संविधान को चेंज करने के लिए, एंड जो केएमटी है वहां पे ऑपोजिशन पार्टी वो अपोज करती है कोई भी यहाँ पर चेंज, अपोज एनी अटेम्प्ट्स टू चेंज द नेम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये न्यूज थी, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये सारी चीजें पता हो कि किस तरीके से यहाँ पर ताइवान में चीजें चल रही हैं। व्हाट डज ताइवान प्रेसिडेंट से अबाउट द इंडिपेंडेंस? वो क्या कहते हैं? Chen strongly detests Lai and calls him a separatist. Before Lai was elected president, he made comments about being practical worker. They maintain he simply meant Taiwan is already an independent country. वो कहते हैं कि ताइवान ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। एंड उनका कहना है he is simply stating a fact that in any case the Republic of China, founded after the overthrow in the last imperial dynasty in 1911,
is an older state than the People's Republic of China, which was only established in 1949. ठीक है, तो इनका कहना है कि हम ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं. Okay. Does China have a legal framework to prevent formal independence? अब 2005 में क्या हुआ, जो चाइना की लार्जली रबर स्टैम्प पार्लियामेंट, उन्होंने एक एंटी सेसेशन लॉ को पास किया दैट गिव्स द कंट्री द लीगल बेसिस फॉर मिलिट्री एक्शन. भाई कोई भी अलग नहीं होगा, एंटी सेसेशन. इस लॉ के थ्रू उनको यहां पर लीगल बेसिस मिल गया कि वो मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं ताइवान के खिलाफ अगर वो अलग होता है या उसको लगता है कि अलग होना है. बट वो लॉ वेग था एंड डज नॉट गिव एनी डिटेल्स. 2022 में चाइना स्टेट मीडिया रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनिफिकेशन लॉ. उन्होंने कहा कि हम रीयूनिफिकेशन लॉ लेकर आएंगे टू गिव बीजिंग अ फर्दर लीगल फ्रेमवर्क टू ब्रिंग ताइवान अंडर इट्स कंट्रोल. अभी तक कुछ भी ऐसी मूवमेंट नहीं हुई है, बट पहले उन्होंने ये एंटी सेसेशन लॉ लेकर आए, उसके बाद में रीयूनिफिकेशन लॉ कि ताइवान को अपने कंट्रोल में ला सके. ओके, नेक्स्ट न्यूज. ये न्यूज हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है. पिछली न्यूज आपके खाली पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि आपको पता हो कि क्या चीजें चल रही हैं. बैलोन डियोर 2024 मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी मैन सिटी मिडफील्डर रॉड्री विंस मैन्स प्लेयर ऑफ द ईयर. मैनचेस्टर सिटी के जो मिडफील्डर हैं रॉड्री, उनको यहाँ पे 2024 का मैन्स बैलन डियोर यहाँ पे अवार्ड दिया गया है. ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 और 2024 के सीजन में उनके रिमार्केबल परफॉर्मेंस के बाद दिया गया है. The Spanish international was instrumental in securing Manchester City's fourth consecutive English Premier League title. ठीक है, तो यहां पर ये नाम पता हो आपको, डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम से. अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता ही है कि एफकैट में बहुत पूछे जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज थी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज आयुर्वेदा डे था 9th. ठीक है, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू लॉन्च एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ कवरेज सीनियर सिटीजन ऑफ 70 ईयर्स अबोव. 70 साल से ऊपर के जो हैं उनके लिए यहां पर हेल्थ कवरेज को बढ़ाया गया. एंड अबव एज अ मेजर एडिशन टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ये कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन की रिगार्डलेस उनकी क्या इनकम है, हेल्थ कवरेज को इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ये स्कीम ऑलरेडी भी चल रही थी, बस आज 9th आयुर्वेदा डे है, तब यहां पर इस स्कीम को दोबारा से डिस्कस किया गया. अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया यू विन. अब डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि यू विन पोर्टल किस लिए है. ये बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फांट्स को यहाँ पे बेनिफिट करेगा बाय डिजिटलाइजिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस. जितना भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको डिजिटलाइज यहाँ पर ये कर देगा. तो ये पोर्टल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, यू विन पोर्टल. प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो लॉन्च अ पोर्टल फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. इट विल एक्ट एज अ सेंट्रलाइज डेटाबेस. जितनी भी हेल्थ केयर की प्रोफेशनल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको ये सेंट्रलाइज डेटाबेस में ला देगा. नेक्स्ट न्यूज थी, BIS अर्ज गोल्ड सिल्वर परचेजेस विद हॉलमार्क एश्योरेंस. बस धनतेरस है आज, सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की मुबारकबाद. तो यहां पर इसमें न्यूज क्या कैच करनी थी, खाली BIS. ये क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की. किस मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस न्यूज में खाली यही कैच करना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आ रहा है. ओके, नेक्स्ट न्यूज. अभी रिसेंटली आपको पता है वडोदरा में भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री मिले, वहां पर MOU साइन हुए रेल ट्रांसपोर्ट में, कस्टम्स में, इन्वेस्टमेंट में. एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि 2026 को यहां पर ईयर ऑफ इंडिया स्पेन इन कल्चर, टूरिज्म एंड AI यहां पे डिक्लेयर किया गया है. तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से, दोनों लीडर्स ने यहां पे एग्री किया कि कॉपरेशन स्ट्रेंथन किया जाए इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज को अडॉप्टिंग टू द क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे कॉपरेशन बढ़ाया. दोनों लीडर्स ने यहाँ पे लुक फॉरवर्ड किया फॉर द अर्ली कंक्लूजन ऑफ MOU इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पर फील्ड में MOU यहाँ पे कंक्लूड किया गया. ये इंपॉर्टेंट है. स्पेन ने यहाँ पर इनवाइट किया है इंडिया को IDRA, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था. किस लिए लॉन्च किया गया था यहाँ पे, पहले तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ऐसे इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस बेसिकली. ठीक है,
अलायंस का मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो मैंने बताया सोलर, मतलब मैं जस्ट आपको याद करवा रहा हूँ अलायंस वर्ड से, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। बेसिकली ये क्या प्रमोट कर रहा है? इट प्रमोट द एक्शंस दैट रिड्यूस कंट्रीज वल्नरेबिलिटी टू द ड्रॉट थ्रू प्रिपेयर्डनेस एंड एडॉप्शन मेथड। भाई ड्रॉट से लड़ने के लिए यहाँ पे पहले से प्रिपेयर्डनेस और एडेप्टेशन मेजर्स जो हों, यहाँ पर उनके लिए अलायंस बनाया गया था 2022 में। ठीक है, आईडीआरए, जिसमें स्पेन ने इंडिया को इनवाइट किया है। उसके बाद दोनों लीडर्स ने वेलकम किया है जो उनका कॉन्सुलेट जनरल खुला है स्पेन का। ठीक है, कॉन्सुलेट जनरल इन स्पेन, इंडिया का जो पहला है स्पेन में बार्सिलोना में, एंड स्पेन का जो है वो कहां पर खुला है? बेंगलुरु में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन बिकॉज आपको एफकैट में बड़े तंग करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रेल ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स, फिनांस मैकेनिज्म्स, कल्चर एक्सचेंज, ये सब एमओयू साइन हुए। ये न्यूज इसमें से जो है कैच करने की थी कि दोनों कंट्री ने कहा है कि 2026 को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना। इसके बाद लास्ट न्यूज हमारे पास पीआईबी की थी, इसमें 3 एंटी कैंसर ड्रग्स। अब ये न्यूज में से ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं कि ये न्यूज में चल रहे हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, और तो नाम भी बड़े इनके बहुत ही हार्ड है। ठीक है, दैट इज द ट्रेस्टुजुमैब, ठीक है, नंबर 1, दैट ओसी मेरिटिनिब, नंबर 2, देन डुरवालुमुआब। ठीक है, प्लीज प्लीज ये कहते हैं, मुझे माफ करना बिकॉज नाम बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। ये आपसे ये सीधा ये पूछ लेंगे इनके नाम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि किस चीज से रिलेटेड है, बस आपको इतना पता हो कि ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। ठीक है, तो आज की न्यूज में एक तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 स्पेन वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 2026 को ईयर बनाएंगे। उसके बाद यू विन पोर्टल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रेग्नेंट एंड इन्फांट्स वाला प्रोसेस। ठीक है, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। एंड उसके बाद जो मैनचेस्टर सिटी वाला है वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ताइवान वाली न्यूज है वो जस्ट आपकी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको पता हो कि क्या सिस्टम है, बिकॉज उस न्यूज से ही आपको पता लगा कि हांगकांग वाला सिस्टम। अब हांगकांग से मैंने आपको अम्ब्रेला रेवोल्यूशन बताया। ठीक है, कि अम्ब्रेला रेवोल्यूशन क्या था। जैसे आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में सबसे पहले जैस्मीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो कि टूनिशिया से स्टार्ट हुई थी जब एक फ्रूट सेलर ने अपने आप को आग लगा दी थी। ठीक है, कि वहां पर ऑटोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करा जाए। तो सबसे पहले टूनिशिया से स्टार्ट हुआ। अब इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये सबसे पहले जो मिडिल ईस्ट में यहाँ पे सबसे पहले किस कंट्री से स्टार्ट हुई थी जैस्मिन रेवोल्यूशन, तो टूनिशिया से। इसी तरीके से हांगकांग में अम्ब्रेला रेवोल्यूशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ताइवान इंडिपेंडेंस क्या है, फॉर्मूसा उसका फॉर्मर नेम, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में प्लस डीडी न्यूज, जो भी हम अपने जितने भी हम सोर्सेज यूज करते हैं, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट, डाउन टू अर्थ, विकिपीडिया, इन सब पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एंड इसके अलावा एक कोरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ऑलरेडी मॉर्निंग में डाल दिया था कि कोरल ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, कोरल ट्रायंगल जिसको यहाँ पर अमेजोन ऑफ द सीज भी बोलते हैं या रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज भी बोलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया सैंडविच्ड है बिटवीन द गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, दोनों के दोनों मेजर ओपीएम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पर ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यहाँ पर आपके पास म्यांमार आएगा, वियतनाम आएगा, लाओस आएगा, थाईलैंड आएगा, कि भाई इन दोनों के बीच में सैंडविच है। तो इसी तरीके से जैसे गोल्डन ट्रायंगल है ऐसे कोरल ट्रायंगल भी है, तो जो कि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। डन, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। एंड लास्टली सबको धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद। फेस्टिव सीजन आ गया है, बट डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज कई बार दिवाली के दिन हम देखते हैं कि किसी ना किसी को यहाँ पे थोड़ी सी गलती के कारण कुछ ना कुछ चोट लगती है बिकॉज ऑफ द क्रैकर्स एंड ऑल। ठीक है, डू टेक केयर। फेब में एफकैट का एग्जाम आने वाला है, एंड हम रोज जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें मैं जस्ट वो कर रहा हूं डिस्कस जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड आप पीआईबी को कैच नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उसको डिस्कस करवा रहा हूँ। बट अगेन, जैसा कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी कहता हूँ, न्यूज़पेपर आप खुद पक्का पढ़िएगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मैं एक न्यूज को यहाँ पर मिस कर दूं एंड आप उसी न्यूज को कैच कर दो, बिकॉज दोनों अलग अलग टाइम पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग दोनों का मेंटल लेवल है, तो हो सकता है कि आप मेरे से अच्छी न्यूज कैच कर जाएं। तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी सोर्सेस हैं इन सब से
वो चीज लाई जाए जो आपको डायरेक्टली पेपर में हिट होगी। बिकॉज टाइम पास के लिए करंट अफेयर्स नहीं करवाने हैं कि मैं इसको लंबा खींचता रहा हूं एक एक घंटे तक, उसका कोई यूज नहीं है। जस्ट डायरेक्टली आपको पता हो कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो अगेन हैप्पी धनतेरस एंड जय हिंद टू ऑल।